हेलो बच्चों, ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस में मैं डॉक्टर दर्शन सिंह कंबोज, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट पीजी कॉलेज दोराहाट आपका स्वागत करता हूं। होपफुली आप सब ठीक होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज के क्लास में हम बात करने जाएंगे बेटा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के कुछ बचे हुए टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेटा कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशंस एंड डी वाई-हकल थ्योरी। कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशंस एंड डी वाई-हकल थ्योरी की बात करेंगे। तो कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशंस है क्या, इसको पहले हम डिस्कस करते हैं। कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशंस में हमारे पास सबसे पहले समझना होगा व्हाट इज टाइट्रेशन। टाइट्रेशन एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिसमें आप अननोन सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ पता कर सकते हैं, कंसंट्रेशन पता कर सकते हैं। कोई सॉल्यूशन है, उसकी कंसंट्रेशन आपको नहीं मालूम है, तो उसकी आप कंसंट्रेशन पता करने का तरीका जो है वो टाइट्रेशन है विद द हेल्प ऑफ नोन सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन आप नोन बना लेते हैं और दूसरा अननोन बना लेते हैं। क्योंकि जैसे ए है प्लस बी है, किसी रिएक्शन की ये प्रोडक्ट पी बनाते हैं, किसी रिएक्शन की ये खासियत है कि इसका गिवन अमाउंट इसके फिक्स्ड अमाउंट से ही रिएक्ट करेगा। दोनों का मोलर रेशियो होता है। जैसे H2 प्लस Cl2 है तो ये 2HCl बनाते हैं। तो रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री क्या कहती है, इसका बैलेंस करेंगे तो ये इसका 2 ग्राम और इसका 35.5 यानी 71 ग्राम से एग्जैक्टली रिएक्ट करेगा। ठीक है। अगर किसी सॉल्यूशन में हम पता करना चाहते हैं ये कितना है, ये कितना है, ठीक है, तो हम क्या करें कि एक अननोन सॉल्यूशन ले लें, नोन सॉल्यूशन ले लें जिसमें ये पता हो कि ये कितना है। तो ये कितना है तो इसका कितना अमाउंट खर्च होता है इससे कंप्लीटली रिएक्ट करने में, ये पता करने की मेथड जो है वो टाइट्रेशन है। मतलब इससे कंप्लीटली रिएक्ट करने में इसका कितना अमाउंट खर्च हो रहा है, तो उसमें कितना Cl रहा होगा तो कितना Cl होगा तो कितना H होगा ये भी पता चल जाएगा। तो ये सारा कंपैरेटिव मेथड है टाइट्रेशन। ठीक है। तो कोई भी रिएक्शन ले सकते हैं हम, लेकिन ये तो गैसियस की बात थी। प्रैक्टिकली ये खाली समझाने के लिए था आपको कि एक का हम अमाउंट ले लेते हैं, फिक्स्ड नोन सॉल्यूशन ले लेते हैं, उससे टाइट्रेट करते हैं अननोन सॉल्यूशन को, और अननोन सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ हम पता कर सकते हैं किससे, कि हमें ये पता चल जाए कि वो अननोन सॉल्यूशन का कितना अमाउंट हमारे नोन सॉल्यूशन के कितने अमाउंट से एग्जैक्टली रिएक्ट कर रहा है, रिएक्शन कंप्लीट कब हो रही, किस पॉइंट पे हो रही है। तो इस टाइट्रेशन की एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है क्या, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है एंड पॉइंट। क्या बात है, एंड पॉइंट। ठीक है। एंड पॉइंट मतलब जब रिएक्शन एग्जैक्टली कंप्लीट हो गई, यानी कि एक रिएक्टेंट दूसरे रिएक्टेंट से कंप्लीट रिएक्ट कर गया, तो उस पॉइंट को आप कहते हैं एंड पॉइंट। और टाइट्रेशन में सबसे इंपॉर्टेंट काम है एग्जैक्ट एंड एक्यूरेट एंड पॉइंट पता करना। अगर आपके एंड पॉइंट की एक्यूरेसी नहीं होगी तो आपका टाइट्रेशन बेकार है। ठीक है। तो एंड पॉइंट पता करना, तो एंड पॉइंट पता करने के कई सारे वेज हैं। तो एंड पॉइंट आप कंडक्टिविटी के हिसाब से, कंडक्टिविटी में चेंज के हिसाब से भी पता कर सकते हैं। एंड पॉइंट कंडक्टिविटी में चेंज आता है, सडन चेंज आता है जब एंड पॉइंट आ चुका होता है। ठीक है। कंडक्टिविटी में सडन चेंज आता है जब एंड पॉइंट आ चुका होता है। तो वो कंडक्टिविटी में चेंज हम पता कर लें कब आया है, और उस टाइम वॉल्यूम क्या होगा हमारा, वो ग्राफ बनाते हैं कंडक्टिविटी और वॉल्यूम का। तो उस वॉल्यूम पे जब सडन कंडक्टिविटी चेंज आया है, जो वो वॉल्यूम होगा वो आपका क्या होगा, एंड पॉइंट। तो एंड पॉइंट बहुत प्रिसाइज एंड एक्यूरेट पता चल जाता है कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन से। कैसे, कंडक्टिविटी में सडन चेंज आना यहाँ प्रॉपर्टी है। कंडक्टिविटी एंड पॉइंट, एट एंड पॉइंट कंडक्टिविटी चेंजेस सडनली, ये आप लिख सकते हैं। एट द एंड पॉइंट कंडक्टिविटी चेंजेस सडनली टाइट्रेशन के लिए, और उस सडन चेंज को हम पता कर लेते हैं, जिससे हमारा क्या निकल जाता है बेटा, एंड पॉइंट। ठीक है। तो ये एंड पॉइंट पता करना कैसे है, तो सबसे पहले कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन के बेस क्या है, किस बेस पे हम कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन को लेते हैं। तो किसी एसिड बेस टाइट्रेशन के लिए या कोई और टाइट्रेशन जिसमें आयनिक चीजें इन्वॉल्व हैं, तो उसमें हमारा क्या होता है कि जो कंडक्टिविटी होती है वो किस पे डिपेंड करती है, हमें मालूम है। कंडक्टिविटी दो चीजों पे डिपेंड करती है, एक तो नंबर ऑफ आयंस पे, नंबर ऑफ आयंस पे,
और दूसरी डिपेंड करती है कंडक्टिविटी किस पे, मोबिलिटी ऑफ आयंस पे। मोबिलिटी मतलब कितनी तेजी से आयंस चल रहे हैं, मोबिलिटी ऑफ आयंस के ऊपर डिपेंड करती है। तो इन दोनों पे अगर नंबर ऑफ आयंस सडनली चेंज हो जाए या मोबिलिटी ऑफ आयंस सडनली चेंज हो जाए, एक कम मोबाइल आयन रिप्लेस हो जाए ज़्यादा मोबाइल आयन से, ठीक है, तो कंडक्टिविटी बदल जाएगी, ठीक है। या फिर आयंस पहले कम थे अब आयंस बढ़ जाएं तो कंडक्टिविटी फिर सडनली बदल जाएगी। और एंड पॉइंट पे ये दोनों चीज़ें सडनली हो सकती हैं, या तो कम मोबाइल आयंस के बदले आ जाएगा ज़्यादा मोबाइल आयन, ठीक है, या फिर क्या होगा कि नंबर ऑफ आयंस अचानक कम थे ज़्यादा हो जाएंगे। ऐसा चीज़ें होंगी जिसकी वजह से सडन कंडक्टिविटी में चेंज आएगा, और यही प्रॉपर्टी हम यूज़ करते हैं इन कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशंस, ठीक है। ये दो प्रॉपर्टीज हम यूज़ करते हैं। तो पहला हम लेते हैं एसिड बेस टाइट्रेशन में, पहला हम लेते हैं अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड हो, स्ट्रॉन्ग, सबका पैटर्न ही अलग अलग होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड लें वीक बेस लें, स्ट्रॉन्ग एसिड लें स्ट्रॉन्ग बेस लें, तो सबका जो ग्राफिकल पैटर्न होता है वो डिफरेंट होता है। तो अगर हम लें स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, इन दोनों का हम क्या लें बेटा, टाइट्रेशन करें, तो करते क्या है हम इसमें, इसका तरीका क्या है, जो हम स्ट्रॉन्ग एसिड मान लीजिए हम HCl ले रहे हैं और स्ट्रॉन्ग बेस मान लीजिए हम NaOH ले रहे हैं और इन दोनों का टाइट्रेशन हम कर रहे हैं। तो करना क्या होता है डियर कि HCl आप कंडक्टिविटी सेल में भर देंगे, जिससे आप कंडक्टिविटी इसकी लगातार पता करते रहें। तो एक इसमें फिल कर देंगे कंडक्टिविटी सेल में, ठीक है, इसको फिल कर देंगे कंडक्टिविटी सेल में, और इसको भरेंगे किसमें, ब्यूरेट में, ब्यूरेट में फिल कर देंगे। तो कंडक्टिविटी सेल में इसकी कंडक्टिविटी पता चलती रहेगी। तो पहले हमने इसकी कंडक्टिविटी पता की, फिर थोड़ा सा वॉल्यूम हमने ब्यूरेट से NaOH का डाला, फिर कंडक्टिविटी पता की, फिर थोड़ा सा वॉल्यूम आपने फिर इसमें डाला, फिर कंडक्टिविटी। तो यहाँ आपकी मिल जाएगी क्या, कंडक्टिविटी, लैम्डा की वैल्यू या कप्पा की वैल्यू, और यहाँ क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम आप डालते गए। यहाँ से आपको वॉल्यूम V मिल जाएगा, यहाँ पे कंडक्टिविटी लैम्डा या कप्पा की वैल्यू मिल जाएगी, लैम्डा कहें या कप्पा की वैल्यू कहें। तो यहाँ कंडक्टिविटी और जो है वॉल्यूम, ठीक है, कप्पा और वॉल्यूम दोनों हम पता करते रहते हैं। अब हम क्या करते हैं, फाइनली ग्राफ प्लॉट करते हैं बिटवीन कंडक्टिविटी एंड द वॉल्यूम, ठीक है। इधर हम लेते हैं कंडक्टिविटी और इधर हम लेते हैं वॉल्यूम ऑफ NaOH का कितना वॉल्यूम खर्च हुआ, इधर वॉल्यूम और इधर कंडक्टिविटी प्लॉट करते हैं। तो होता क्या है, शुरू में कंडक्टिविटी जैसे जैसे NaOH डालते जाते हैं न्यूट्रलाइजेशन होता जाता है और कंडक्टिविटी कम होती है। देखते हैं कैसे न्यूट्रलाइजेशन होता जाता है और कंडक्टिविटी कम होती जाती है, देखते हैं कैसे। हमारे पास है HCl में क्या आयन होंगे, H प्लस और Cl माइनस। हमारे पास है NaOH, इसमें क्या आयन होंगे, Na प्लस और OH माइनस, जो हम डालते जा रहे हैं धीरे धीरे। जैसे जैसे देखिए हमारे पास जिसकी कंडक्टिविटी चेक कर रहे हैं उसमें HCl है खाली, यानी कि H प्लस और Cl माइनस। जैसे ही हम मिला देंगे तो ये बनेगा Na प्लस और Cl माइनस प्लस H2O प्लस H2O, ठीक है। तो हमने HCl के सॉल्यूशन में NaOH मिलाया, NaOH ने क्या काम किया कि इसके H को H2O में बदलता गया और H के बदले यहाँ क्या आता गया, Na प्लस। और H प्लस की मोबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है और Na प्लस की मोबिलिटी बहुत कम होती है। जैसे जैसे NaOH डालते जाएंगे H कम होता जाएगा और Na बढ़ता जाएगा। तो H की कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है H कंपेयर टू Na प्लस, क्योंकि ये छोटा आयन है, ज़्यादा मोबाइल होता है, ज़्यादा तेज़ी से चलता है। तो इसकी कंडक्टिविटी जैसे जैसे H कम होते जाएंगे उसके बदले Na आते जाएंगे तो कंडक्टिविटी कम होती जाएगी, सडनली घटती जाएगी। तो शुरू में जब हम NaOH डालते जाते हैं, NaOH का वॉल्यूम बढ़ता जाता है तो कंडक्टिविटी कम होती है, कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, कम। लेकिन अब एक टाइम ऐसा आता है कि और NaOH डालने पे कंडक्टिविटी फिर से बढ़ने लगती है, कंडक्टिविटी अब बढ़ने लगती है, ठीक है। तो ये ग्राफ आपका ऐसा बनाता है, पहले पॉइंट A आया, फिर पॉइंट B आया, फिर आपने फिर और डाला, एंड पॉइंट इसमें पता नहीं चलेगा एग्जैक्टली, फिर क्या आया, C आया, फिर D आया। पहले कंडक्टिविटी घटी, फिर और ज़्यादा वॉल्यूम डाला तो कंडक्टिविटी बढ़ी, दो लाइनें आती हैं। अब इस लाइन को आप ऐसे आगे बढ़ा दीजिए और इधर से इस लाइन को आप ऐसे आगे बढ़ा दीजिए, तो ये जहाँ मीट करेंगी, जहाँ मैच करेंगी, वो पॉइंट आपका होगा एंड पॉइंट। ये X जो होगा ये क्या होगा, एंड पॉइंट होगा,
एंड पॉइंट मतलब इस पॉइंट पे जो वॉल्यूम होगा वही वॉल्यूम आपका एग्जैक्टली रिएक्शन कंप्लीट होने में खर्च हो रहा होगा। ये पॉइंट आपका एंड पॉइंट, ये वॉल्यूम आपका इतना यूज हुआ होगा इससे कंप्लीटली रिएक्ट करने के लिए, तो ये एंड पॉइंट निकल जाएगा। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के टाइट्रेशन में ऐसा ग्राफ आता है कंडक्टिविटी और वॉल्यूम के बीच में। पहले कंडक्टिविटी घटती है क्योंकि H आयन कम होते जाते हैं, उसके बदले Na+ आयन आते जाते हैं। H आयन तो H2O बना देंगे, H2O आयनिक नहीं होता है, H2O अनायनिक होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का केस। ऐसे ही वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का केस एक डिस्कस करते हैं, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का। डाउन अप ऐसे ये आएगा। अब हम बात करेंगे वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का केस। वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में क्या होता है, ये हमने वीक ले लिया, पहले मैं डिस्कस कर लूँ। वीक एसिड क्या है, CH3COOH फॉर एग्जांपल, दिस इज वीक एसिड, एस्टिक एसिड, CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। इसमें हम ऐड करेंगे क्या, NaOH, ठीक है, NaOH ये ऐड करेंगे धीरे धीरे। वही इसको हम कंडक्टिविटी सेल में लेंगे और इसको ब्यूरेट में लेंगे। ये हम लेते हैं ब्यूरेट में, और ये किस में लेते हैं, कंडक्टिविटी सेल में, कंडक्टिविटी सेल में लेते हैं ये वाला। और धीरे इसकी कंडक्टिविटी हर टाइम पे मेजर करते रहते हैं, यानी कि यहाँ से कप्पा मेजर करते रहेंगे और ब्यूरेट से इसका क्या पता चलता रहेगा, वॉल्यूम। अब जब ये रिएक्ट कर जाएंगे तो बनेगा क्या, बनेगा CH3COO Na, यानी कि CH3CO माइनस और Na प्लस, ठीक है। अब क्या, प्लस H2O। अब यहाँ पे देखेंगे ये वीक एसिड है जो शुरू में आपने लिया है, यानी वीक एसिड है। वीक एसिड की कंडक्टिविटी कम होती है क्योंकि वो कम आयनाइज होता है, उसके नंबर ऑफ आयंस कम होते हैं। नंबर ऑफ आयंस क्या होते हैं, कम होते हैं, क्योंकि जितना वीक एसिड होगा उसका आयनाइजेशन उतना कम होगा। लेकिन जैसे ही इसमें NaOH डाल दिया तो ये वीक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, स्ट्रॉन्ग सॉल्ट में, और ये ज़्यादा आयनाइज होगा। ज़्यादा आयनाइज होगा तो यहाँ नंबर ऑफ आयंस क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, तो यहाँ आयंस बढ़ेंगे। यानी कि जैसे जैसे आप NaOH डालते जाएंगे ये वीक एसिड से क्या बनता जाएगा, स्ट्रॉन्ग सॉल्ट। वीक एसिड से क्या बनता जाएगा, स्ट्रॉन्ग सॉल्ट, तो नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाएंगे। यानी कि जैसे जैसे V बढ़ेगा वैसे वैसे कप्पा भी बढ़ेगा। यहाँ पे ग्राफ जो है वो अलग आता है। यहाँ पे ग्राफ की बात करें तो ग्राफ, इधर हम कप्पा कंडक्टिविटी की बात करें, इधर वॉल्यूम प्लॉट करें, तो कंडक्टिविटी एंड वॉल्यूम में जो ग्राफ आएगा ऐसे आएगा, ऐसे, ठीक है। ये ग्राफ धीरे धीरे बढ़ता है, ये पहले धीरे धीरे बढ़ता है, फिर थोड़ा सा तेजी से बढ़ना शुरू होता है, फिर ये बहुत तेजी से बढ़ता है। ऐसा ये कुछ ग्राफ बनता है। कैसे, जब ये क्या होता है कि एक शुरू में धीरे धीरे बढ़ता है क्योंकि ये चेंज हो रहा है। अब मान लीजिए रिएक्शन कंप्लीट हो गई तो NaOH का अमाउंट अब बचा रह जाएगा, मतलब ये एक्स्ट्रा हो जाएगा। एक्स्ट्रा होगा तो इसमें और OH माइनस आते जाएंगे, और OH माइनस यानी कि बहुत ज़्यादा आयन बढ़ते जाएंगे, जिससे कंडक्टिविटी की बढ़ने की तेज़ी होती जाएगी। ये A B C D पॉइंट, ये ऐसा, ये थोड़ा सा बढ़ता है फिर पूरा बढ़ता है। अब यहाँ से हम एक्स्ट्रापोलेट करते हैं और यहाँ से एक्स्ट्रापोलेट करते हैं, इधर से बढ़ाते हैं और इधर से बढ़ाते हैं, तो ये जो है यहाँ पे मीट करता है, तो ये आपका X जो है एंड पॉइंट होता है, यानी कि इतना वॉल्यूम आपका एग्जैक्टली खर्च हुआ है, इतना वॉल्यूम आपका खर्च हुआ होता है। ये इस तरह का ग्राफ बनता है। पहले कंडक्टिविटी बढ़ती है क्योंकि वीक एसिड के बदले स्ट्रॉन्ग सॉल्ट आ जाता है। जब कंप्लीट रिएक्शन हो जाती है तो कंडक्टिविटी तेजी से बढ़ती है। तेजी से बढ़ने का कारण क्या है, क्योंकि NaOH अब एक्स्ट्रा हो जाता है, जिससे इसके OH माइनस की मोबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। वो वहाँ भी वही हो रहा था पिछले में, बहुत तेज़ी से बढ़ती है। जब NaOH और एक्स्ट्रा डालने लग जाते हैं OH आयन बढ़ जाते हैं, जिससे कंडक्टिविटी बहुत तेज़ी से बढ़ती है। तो ये क्या होगा आपका एंड पॉइंट, और एंड पॉइंट आपने निकालना है। ऐसे ही आप स्ट्रॉन्ग एसिड ले लें, वीक बेस ले लें, उसमें भी ऐसे ही कुछ चेंज आएगा, तो ये आपको देख लेना है। ये ऐसे ही कंसेप्ट है, बस इसके साथ ही कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन आपका टॉपिक पूरा हो जाता है। अब हम बात करेंगे डी बाई हकल थ्योरी, ठीक है। और दो केस बनेंगे, दोनों वीक का होता नहीं है, दोनों वीक का हम करेंगे नहीं, और एक वीक एक स्ट्रॉन्ग हम करते हैं। अब हम बात करेंगे डी बाई हकल थ्योरी। डी बाई हकल थ्योरी आपकी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो है ना,
वो हर डाइल्यूशन पे एक सा बिहेवियर शो नहीं करते। ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ के अकॉर्डिंग नहीं काम करते। ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ के अकॉर्डिंग उनका आयनाइजेशन नहीं होता। ठीक है, इस चीज़ को, उनकी कंडक्टिविटी भी उससे एक्सप्लेन नहीं हो पाती। इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए और कुछ जो है फैक्टर्स ऐसे हैं कि आपकी जो कंडक्टिविटी है वो एक्चुअल कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी, इसमें फ़र्क होता है। कंसंट्रेशन बढ़ जाए तो, बहुत हाई कंसंट्रेशन हो जाए तो जो कंडक्टिविटी आनी चाहिए थी वो ना होकर कुछ बदल के आती है। ऐसा क्यों है? थ्योरेटिकली चीज़ें अलग हो जाती है, प्रैक्टिकली अलग हो जाती है। तो वो जो हम ऑस्टवाल्ड लॉ से हम समझ नहीं पाते, तो इसके लिए हमें अलग थ्योरी चाहिए। तो अलग थ्योरी क्या है, इसकी हम बात करेंगे, डी बाय हकल थ्योरी। डी बाय हकल थ्योरी के कुछ पॉइंट्स हैं, पहले आपको नोट करने होंगे वो पॉइंट्स। उन पॉइंट्स के हिसाब से हम बात करेंगे आगे। तो पहला पॉइंट क्या है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स रिमेन कंप्लीटली आयनाइज्ड एट ऑल डाइल्यूशंस। मतलब कितना भी डाइल्यूशन हो, मतलब बहुत कॉन्सेंट्रेट हो या बहुत डाइल्यूट हो सॉल्यूशन, बहुत कॉन्सेंट्रेट हो या बहुत डाइल्यूट हो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो वो कम्प्लीटली आयनाइज ही रहेगा। यानी कि उसके आयनाइजेशन का डाइल्यूशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि पहला पोस्टुलेट क्या है कि कंप्लीटली आयनाइज्ड। कौन सा? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, SE की बात कर रहा हूँ। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली आयनाइज्ड एट ऑल डाइल्यूशंस। सभी डाइल्यूशंस पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली आयनाइज्ड रहते हैं। अब इसके बाद दूसरी बात आपकी क्या है कि जो आयंस हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के या किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के आयंस हैं, उनमें वो उनमें जो फोर्स लगता है कंडक्टिविटी के लिए, फोर्स होता है ना, फोर्स जिसकी वजह से वो इधर उधर जाते हैं। तो ये फोर्स दो तरह के होते हैं बेटा। ये फोर्स कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं। वो क्या है कि वो फोर्स क्या है? फोर्स ऑन आयंस, टू टाइप्स ऑफ फोर्सेज ऑन आयंस, टू टाइप्स ऑफ फोर्सेज ऑन आयंस। आयंस के ऊपर दो तरह के फोर्स लगते हैं। एक तो लगता है इलेक्ट्रिकल फोर्स, मैं EF लिख रहा हूं, EF मीन्स इलेक्ट्रिकल फोर्स। और दूसरा लगता है रिटार्डेशन फोर्स। रिटार्डेशन फोर्स, इलेक्ट्रिकल फोर्स वो है जो चार्ज की वजह से लग रहा है। किसकी वजह से लग रहा है? चार्ज। आप करंट लगा रहे हैं और करंट जो है वो आयंस को इधर उधर अट्रैक्ट कर रहा है, तो चार्ज की वजह से लग रहा है। और एक दूसरा है रिटार्डेशन फोर्स, ये आयंस को स्पीड देने के लिए लग रहा है, आयंस को मूव कराने के लिए। और ये रिटार्डेशन फोर्स क्या कर रहा है? उनको रोकने की कोशिश कर रहा है, मूव करने से रोकता है। तो नेट फोर्स आपका जो लगता है, नेट फोर्स, नेट फोर्स नेट फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल फोर्स माइनस रिटार्डेशन फोर्स। जैसे ये कोई आपका कंडक्टिविटी सेल है, इसके अंदर ये आयंस हैं प्लस माइनस, ठीक है। तो एक फोर्स यहाँ पे आपने बैटरी लगाई और इस बैटरी ने यहाँ पे चार्ज दिया प्लस, यहाँ दिया माइनस। तो ये जो प्लस माइनस चार्ज है ये इन पे इलेक्ट्रिकल फोर्स अप्लाई करेंगे, इनको इधर उधर मूव करने के लिए, मूव आयंस को दौड़ाने के लिए। तो वो तो हुआ क्या? इलेक्ट्रिकल फोर्स। और एक फोर्स ऐसा होगा जिसकी अभी तक हम बात नहीं कर रहे थे, वो क्या है? इन आयंस को रोकने की कोशिश भी कोई फोर्स करता है कि ये मूव ना कर पाए। तो उसको आपने क्या कहा? रिटार्डेशन फोर्स। इलेक्ट्रिकल फोर्स माइनस रिटार्डेशन फोर्स। नेट फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल फोर्स माइनस रिटार्डेशन फोर्स। इसकी हम आगे बात करेंगे कि ये रिटार्डेशन फोर्स यानी कि रोकने वाले, आयन के मूवमेंट को रोकने वाले फोर्स कौन कौन से हैं। ये दो होते हैं, इसकी हम बात करेंगे। एक तो रिलैक्सेशन इफेक्ट होता है और दूसरा होता है रिलैक्सेशन इफेक्ट और दूसरा होता है इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट। रिटार्डेशन फोर्स, रिटार्डेशन फोर्सेज आर ऑफ टू टाइप्स, रिलैक्सेशन फोर्स और जो है इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट यहां हम बात करें, जो फोर्स इलेक्ट्रिकल फोर्स है, कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रिकल फोर्स, ये वाला हम बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल फोर्स है ये वाला। ये किस पे डिपेंड करता है? इलेक्ट्रिकल फोर्स EF इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। Q1 Q2 मतलब इस आयन पे चार्ज कितना है और इस इलेक्ट्रोड पे चार्ज कितना है। ये Q1 हो जाएगा, ये Q2 हो जाएगा। आयन पे चार्ज यानी जिन दो के बीच में फोर्स लग रहा है उन दोनों पे चार्ज कितना है? Q1 और Q2, दोनों पे चार्ज कितना है? उसके तरह चार्ज ज़्यादा होगा दोनों पे,
तो फोर्स भी ज़्यादा लगेगा, और डिस्टेंस ज़्यादा होगी तो फोर्स कम लगेगा। दिस इज कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ कहता है कि जो इलेक्ट्रिकल फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q1 Q2 के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है R स्क्वायर के, दोनों के बीच की डिस्टेंस के। तो डी बाय हकल थ्योरी कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिकल फोर्स की बात करती है। अब हम बात करते हैं चौथी बात कि हर एक आयन, जब किसी सॉल्यूशन के अंदर कोई आयन होता है तो सॉल्यूशन के अंदर आयन ऐसे ही नहीं रहता है कि वो आयन ऐसे ही पड़ा है। आयन का अपना एक आयनिक एटमॉस्फेयर होता है। क्या होता है बेटा? आयनिक एटमॉस्फेयर। आयन का आयनिक एटमॉस्फेयर होता है। आयनिक एटमॉस्फेयर का मतलब क्या है कि कोई एनायन है तो उसके चारों तरफ से उसको घेरे रहेंगे क्या? कैटायन। चारों तरफ से उसको सराउंडेड किए रहेंगे क्या? कैटायन। एनायन के चारों तरफ घिरे होंगे कैटायन, और कैटायन के चारों तरफ घिरे होंगे क्या? एनायन। तो इस प्रॉपर चीज को हम क्या कहते हैं? आयनिक एटमॉस्फेयर। मींस ईच आयन हैव इट्स आयनिक एटमॉस्फेयर। इन दैट आयनिक एटमॉस्फेयर anion is surrounded by number of cations and cation is surrounded by number of anions। ये इसका क्या हो गया? आयनिक एटमॉस्फेयर। तो हर एक आयन का अपना एक आयनिक एटमॉस्फेयर होता है। ठीक है, आयनिक एटमॉस्फेयर होता है। अब हम बात करते हैं रिटार्डेशन फोर्सेस की। दो रिटार्डेशन फोर्सेस यहाँ पे लगते हैं। ठीक है, दो रिटार्डेशन फोर्सेस लगते हैं, वो क्या है? दो रिटार्डेशन फोर्सेस लगते हैं। लास्ट पॉइंट है आपका, फिफ्थ पॉइंट, कि रिटार्डेशन फोर्सेस मतलब जो फैक्टर्स हैं जो कंडक्टिविटी को डिक्रीज करते हैं, मोबिलिटी को कम करते हैं। रिटार्डेशन फोर्सेस मींस द फोर्सेस विच डिक्रीज टेंड टू डिक्रीज द मोबिलिटी, टेंड टू डिक्रीज मोबिलिटी ऑफ आयन, मोबिलिटी ऑफ आयंस। और ये चीज़ें ज़्यादा कब होती हैं? रिटार्डेशन फोर्स, और ये ज़्यादा कब लगते हैं? जब सोल्यूशन क्या होते जाते हैं? कॉन्सेंट्रेट होते जाते हैं। जितना ज़्यादा सोल्यूशन की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी रिटार्डेशन फोर्स बढ़ते जाएंगे। क्यों? देखिए, ये आयन है, इसके चारों तरफ बहुत ज़्यादा, ये कैटायन है मान लीजिए, इसका आयनिक एटमॉस्फेयर कब बनेगा? जब इसके चारों तरफ बहुत सारे एनायन इकट्ठे होने के लिए एनायन होंगे। अगर कंसंट्रेशन कम है तो इतने एनायन होंगे ही नहीं कि इसको चारों तरफ से घेर सकें। ठीक है, तो ऐसे ही कैटायन के चारों तरफ एनायन, एनायन के चारों तरफ कैटायन का आयनिक एटमॉस्फेयर तभी बनना पॉसिबल है जब बहुत ही कंसंट्रेट सॉल्यूशन हो। तो रिटार्डेशन फोर्सेस कंसिडरेबल कंसंट्रेट में होते हैं, डाइल्यूट में उतने कंसिडरेबल नहीं होते हैं। ये बात करें तो रिटार्डेशन फोर्सेस आर टू टाइप्स। फर्स्ट इज कॉल्ड रिलैक्सेशन इफेक्ट। फर्स्ट इज व्हाट? रिलैक्सेशन इफेक्ट। इफेक्ट, रिलैक्सेशन इफेक्ट है क्या? अब क्या होता है जब दो इलेक्ट्रोड्स, मान लीजिए ये एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, ठीक है, और ये एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, मैंने मान लिया। ठीक है, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है और ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, कोई कुछ भी मान सकते हैं। अब इसके बीच में एक आयन है और इस आयन ने मूव करना है। ठीक है, आयन ने मूव करना है, तो अब देखिए ये एनायन किधर मूव करेगा? इधर, और इसका आयनिक एटमॉस्फेयर भी होगा। और आयनिक एटमॉस्फेयर क्या होगा बेटा? आयनिक एटमॉस्फेयर एसिमेट्रिक हो जाएगा। एसिमेट्रिक हो जाएगा मतलब अब वो स्फेरिकल नहीं रहेगा, स्फेरिकल से इसका शेप बदल जाएगा। मतलब कैसे? वहां मैंने पहले जो बनाया था बिल्कुल स्फेरिकल बनाया था, अब जो ये स्फेरिकल नहीं बनाऊंगा और इसको थोड़ा सा हट के बनाएंगे हम। देखिए ये, क्योंकि ये कैटायन इधर को खींचेंगे और एनायन इधर को खींचेंगे। बेटा ध्यान से देखना, देखिए कैटायन आपके इस तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, एनायन इस तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, और इस अट्रैक्शन की वजह से ये इधर को मूव करना स्टार्ट करेगा और ये इधर को। अब इन टर्म ये एक दूसरे को भी तो अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये एक दूसरे को भी तो खींच रहे हैं। ये ऐसी बात है कि एक आयन यहाँ है और इसको इधर कोई खींच रहा है, और एक आयन यहाँ है इसको इधर कोई, और ये दोनों एक दूसरे को भी पकड़े हुए हैं, एक दूसरे को भी पकड़े हुए हैं। तो क्या जाने की टेंडेंसी, जितनी जोर से ये दोनों एक दूसरे को पकड़े होंगे प्लस और माइनस,
उतना इसका इधर जाना कठिन होगा, उतना इसका इधर जाना कठिन होगा, पहली बात। दूसरी बात क्या होगी, जैसे ये इस गोले में से निकल के इधर आएगा, एक और नया गोला बनेगा। ये इधर आएंगे तो ये किसी और नेगेटिव के चारों तरफ गोला बनाएंगे, यानी कि ये आयनिक एटमॉस्फेयर पहले ये वाला टूटेगा, नया बनेगा, फिर आगे जाएगा, वो टूटेगा, नया बनेगा। यानी कि दो चीजें होंगी, पुराना आयनिक एटमॉस्फेयर ब्रेक होगा और नया आयनिक एटमॉस्फेयर फॉर्म होगा। यानी कि जब आयन मूव करते हैं, आयन मूवमेंट होता है, मूव करते हैं, तो आयंस के मूव करने पर ओल्ड आयनिक एटमॉस्फेयर ब्रेक होता है और न्यू फॉर्म होता है। ब्रेक और दूसरा क्या हो रहा है, फॉर्म। दो चीजें हो रही हैं, क्या ब्रेक और फॉर्म, आयनिक एटमॉस्फेयर पहले ब्रेक हो रहा है फिर फॉर्म हो रहा है। इस आयनिक एटमॉस्फेयर के ब्रेक होने और दूसरा आयनिक एटमॉस्फेयर बनने के बीच में जो टाइम लगता है, दैट इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। उसको हम क्या कहते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। याद रखेंगे, इसको नोट कर लेंगे कि रिलैक्सेशन टाइम क्या है। रिलैक्सेशन टाइम वो है जो एक आयनिक एटमॉस्फेयर पहले टूटा, ये इसमें से निकलेगा तब इधर को जा सकता है, जब तक इसमें फंसा है नहीं जा सकता, लेकिन निकलेगा तो वैसे ही चारों तरफ के कैटायन उसको फिर से घेर लेंगे, फिर आगे बढ़ेगा तो फिर से उसको नया एक पुराना आयनिक एटमॉस्फेयर टूटेगा, नया बनेगा। तो पुराना आयनिक एटमॉस्फेयर टूटने और नया आयनिक एटमॉस्फेयर बनने के बीच में जो टाइम लगेगा, दैट इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। और रिलैक्सेशन टाइम जो है ये इसकी वजह से, ये जो जितनी तेजी से ये इधर जा रहा है, जितनी तेजी से ये इधर आ रहे हैं, तो दोनों के बीच में अट्रैक्शन से उतनी तेजी से वो जा नहीं पाएंगे। इस रिटार्डेशन को आप कहते हैं रिलैक्सेशन इफेक्ट, जो इसकी वजह से रिटार्डेशन होता है। आयनिक एटमॉस्फेयर टूटने तोड़ने में भी खर्च होगा, बनने में भी एनर्जी खर्च होगी, तोड़ने और बनने में जो एनर्जी खर्च होगी वो उतना कंडक्टिविटी कम हो जाएगी। ठीक है, तो रिलैक्सेशन इफेक्ट क्या है, रिलैक्सेशन इफेक्ट जो है वो आयनिक एटमॉस्फेयर के टूटने और बनने की वजह से जो कंडक्टिविटी में फर्क पड़ता है उसको आप क्या कहते हैं, रिलैक्सेशन इफेक्ट। और ये आयनिक एटमॉस्फेयर एसिमेट्रिक हो जाता है जब ये रिलैक्सेशन होता है, तो इसीलिए इसको एसिमेट्रिक इफेक्ट भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, एसिमेट्रिक इफेक्ट भी कहते हैं। अब एक और बात करता हूं मैं, इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट। एक और बात करेंगे, इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट क्या है कि आयंस ने मूव करना है, दूसरा रिटार्डेशन फोर्स जो है, पहला रिटार्डेशन फोर्स आपका क्या था, रिलैक्सेशन इफेक्ट, और दूसरा रिटार्डेशन फोर्स है आपका इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट आपका जब भी कोई इलेक्ट्रोलाइट होता है, कैटायन हो या एनायन हो, ठीक है, वो चारों तरफ से घिरा रहता है, किससे, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स से भी घिरा रहता है। आपके आयनिक एटमॉस्फेयर तो होता ही है, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स भी इसको जकड़े रहेंगे। सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स भी कैटायन या एनायन को जकड़े रहेंगे, और जब जकड़े रहेंगे तो ये जितनी तेजी से जकड़े होंगे उतना इनका मूवमेंट आसान नहीं होगा, और इन दोनों के बीच में क्या होगा, फ्रिक्शन भी होगा। ये सॉल्वेंट है, इस प्रोसेस को सॉल्वेशन कहते हैं। सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स का किसी सॉल्यूट को चारों तरफ से घेर लेना क्या कहलाता है, सॉल्वेशन कहलाता है। और सॉल्वेशन होने के बाद जो सॉल्वेंट में से ये निकलेगा, आगे जाएगा, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, फ्रिक्शन होगा, और इस फ्रिक्शन की वजह से कुछ इसके मूवमेंट में दिक्कत आएगी, जिसको आप क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट कहते हैं। द फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन सॉल्वेंट एंड द मोबाइल आयन, किसी मोबाइल आयन और सॉल्वेंट के बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है, जितना ज़्यादा फ्रिक्शन होगा, जो किस पे डिपेंड करता है, विस्कोसिटी पे। विस्कोसिटी ज़्यादा होगी तो फ्रिक्शन ज़्यादा होगा। विस्कोसिटी हम किस में मेजर करते हैं, फ्रिक्शन के हिसाब से मेजर करते हैं। तो आयन और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स के बीच में भी फ्रिक्शन होता है, जो विस्कोसिटी पे डिपेंड करते हैं। विस्कोसिटी अगर ज़्यादा होगी तो फ्रिक्शन भी ज़्यादा होगा और कंडक्टिविटी कम हो जाएगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट है। ये सारी चीज़ों को मिला के डी बाय हकल हैव गिवन एन इक्वेशन, ठीक है, जिसे डी बाय हकल ओहम-सागर इक्वेशन भी कहते हैं। वो ये क्या है, लैम्डा m इक्वल्स टू लैम्डा नॉट प्लस a अंडर रूट c minus a under root c, sorry, lambda equals to lambda naught minus a under root c. This is d by Huckel Ohm-Sagar equation for strong electrolyte. d by Huckel Ohm-Sagar equation. ये conductivity at given concentration c है, और ये conductivity at infinite dilution है, a constant है। तो इसका अगर हम प्लॉट बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, तो ऐसे आता है। स्लोप इक्वल्स टू क्या हो जाता है, स्लोप इक्वल्स टू हो जाता है a माइनस स्लोप इक्वल्स टू a
ये स्लोप हो गई इसकी ए, आप इसको कंपेयर करिए y इक्वल्स टू सी माइनस एम एक्स से, तो ये आपकी y की जगह क्या है लैम्डा, ठीक है, और x की जगह क्या है अंडर रूट सी, तो y इक्वल्स टू सी अंडर रूट सी, वाई एक्स की जगह अंडर रूट सी यहाँ ले लिया, y की जगह क्या है लैम्डा, तो लैम्डा यहाँ ले लिया, और स्लोप क्या हो जाएगी इसकी नेगेटिव ए, और ये वैल्यू क्या होगी लैम्डा एम नॉट, इनफाइनाइट डायलेशन लैम्डा नॉट, ये लैम्डा एम भी हो सकता है, मैंने इसलिए नहीं लिया, लैम्डा एम भी हो सकता है, लैम्डा ई क्यू भी हो सकता है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।